देखिए मिस्टर शर्मा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ओवरड्राफ्ट की लिमिट नहीं बढ़ाई तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। आई एम सॉरी सुनील जी, मैं पहले ही आपकी लिमिट 5 लाख बढ़ा चुका हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। आप प्लीज मेरी भी मजबूरी समझें, मैं प्रोटोकॉल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कैसा प्रोटोकॉल मिस्टर शर्मा? हम जैसे मिडिल क्लास बिजनेसमैन को आप हजारों प्रोटोकॉल बताने लग जाते हैं, लेकिन इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों का लोन देते वक्त आपका प्रोटोकॉल क्या तेल लेने चला जाता है? ये आप कैसी बातें करने लगे सुनील जी? जुबान पर काबू रखिए। चलो यहां से यार, हम कुछ और सोचते हैं। अमित प्लीज, तुम्हें पता है ना, अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो हमें मिडिल क्लास बिजनेस के लेवल से ऊपर उठने में बरसों लग जाएंगे। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूं सुनील जी, लेकिन आप मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि जब आप बड़े उद्योगपति बन जाएंगे तब आपकी जगह कोई और होगा। यही व्यवस्था है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। थैंक यू मैनेजर साहब, पैसे मिल गए। पैसे पूरे हैं ना सेठी जी? जी पूरे 25 लाख हैं। ठीक है सेठी जी, बेटी की शादी में बुलाना मत भूलिएगा। अरे आप तो घर के हैं, आपको तो काम करवाना होगा। पक्का, पहले ही पहुंचूंगा। चलिए चलता हूं। हम भी चलते हैं शर्मा जी। अब क्या करेंगे? जब जमाना साथ ना दे तो उल्टी राह पकड़ लेने में देरी नहीं करनी चाहिए अमित, वरना गरीब जिंदगी गरीबी में ही मर जाती है, और मैं गरीब नहीं मरना चाहता। ये प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होगा। तेरी कोई बात मेरे पल्ले पड़ नहीं रही है। तू कहना क्या चाहता है? उस आदमी को लूटेंगे, उसके पास पूरे 25 लाख हैं, हमारा काम चल जाएगा। तू पागल है क्या? हम चोर उचक्के नहीं है सुनील, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है इसलिए जानता हूं कि मुसीबत के समय क्या करना सही होगा। अब तू चाहे साथ दे या मत दे, मैं ये काम करके रहूंगा। बोल, तेरा क्या फैसला है? अगर उसने हमें पहचान लिया तो उसे मार डालेंगे। जल्दी बोल, साथ देगा या मैं अकेले जाऊं? वो जा रहा है। टेंशन मत ले, मैं ये काम अकेले कर लूंगा। रुक, चल, आगे मोड़ पर रोक ले। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई है। अरे आप दोनों तो अभी बैंक में थे ना? ठीक है, आगे एक गैरेज है, मैं वहां से मैकेनिक को भिजवाता हूं। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैंने तो आज पहली बार तुम्हें बैंक में देखा था बस। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मन तो ये वक्त है। हमें पैसे की जरूरत थी जो तुम्हारे पास थे, उसी के लिए हमने ये सब किया। नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। ये पैसे मेरी बेटी की शादी के लिए हैं। मैं तुम्हें ये पैसे नहीं ले जाने दूंगा। हे आत्मा, इस धरा पर तेरा समय पूर्ण हुआ। आओ, मुझ में समा जाओ। आओ। नहीं प्रभु, मैं नहीं आऊंगा। जब तक मैं बिना कसूर के मिली इस मौत का बदला न ले लूं, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। यही जीवन चक्र है आत्मा। जीव के धरा पर आने के बहाने बहुत हैं, तो जाने के भी बहाने बहुत हैं। उन्हीं बहानों में से एक बहाने के हाथों तुम मेरे पास वापस आ रहे हो।
मुझे आने में कोई दुविधा नहीं है प्रभु, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बेटी की शादी और उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, मुझे उन लोगों से बदला लेना है। उन्हें उनके लालच का फल चखाना है। यदि इस जीवन में मुझसे कभी भी कोई अच्छा काम हुआ हो तो उसका फल मुझे दे दो प्रभु। मुझे अपनी मौत का बदला लेने दो। इस धरा पर रहते हुए तुमने एक नहीं कई कार्य अच्छे किए हैं आत्मा। उन कार्यों के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करता हूं। अधर्म को धर्म से पराजित होना और बुराई को अच्छाई के हाथों मरना ही नियति है, किंतु इसमें एक समस्या है आत्मा। कैसी समस्या प्रभु? तुम्हारा शरीर तो कुचला जा चुका है और बिना शरीर के मैं तुम्हें बदला लेने की इजाजत नहीं दे सकता। प्रभु, जिन पत्थरों से उन लोगों ने मेरे शरीर को नष्ट किया है, मैं चाहता हूं मुझे उन्हीं पत्थरों में डालकर इंसाफ करने में मेरी मदद करें। तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो आत्मा। तथास्तु। हमारी जीत की खुशी में चीयर्स। ये क्या था? पता नहीं, पर लगता है कुछ गिरा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कौन हो और ये पत्थर सी शक्ल क्यों बना रखी है? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम हमें मारना चाहते हो? तुमने 3 सवाल किए हैं, तो आखिर सवाल का मैं तुम्हें सबसे पहले जवाब देता हूँ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मन तो ये वक्त है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो तुम्हारे पास थे। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दूसरा सवाल का जवाब है, ये शक्ल तुम दोनों ने ही मुझे दी है। और पहले सवाल का जवाब, हाँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में सोचकर तुम्हारी हवा सरक रही है, जिसकी बेटी की शादी के पैसे तुम दोनों ने चुरा कर मार डाला। मैं वही सेठी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम तो मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम जैसे पैसों के अंधे अधर्मी लालची इंसानों को सबक सिखाने के लिए भगवान भी अपने नियम बदल लेते हैं। इस बदले नियम की पूर्णता तुम दोनों की मौत से पूरी होगी। नहीं नहीं नहीं, हमें मत मारो। मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दे दूंगा। हमें मत मारो, हमें मत मारो। ये रहा तुम्हारा पैसा। पैसों से मौत को खरीदा नहीं जा सकता बुरी आत्माओं, और उन पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं जो तुम्हारे है ही नहीं। समय पूर्ण हुआ आत्मा। आ जाओ, मुझ में समा जाओ। धन्यवाद प्रभु, मुझे इसी रूप में ले जाओ। पापा,
कलयुग के ऐसे ही विचित्र कहानियों को समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी इंसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, उसे अपने जीने पर पछतावा हो, क्योंकि ऐसा इंसान ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अगर बात उसके रंग की हो तो वो और भी भयानक कदम उठा सकता है। आज के इस कलयुग में हम ऐसी ही एक कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। शहर के एक बड़े से कॉलेज में एक दिव्या नाम की लड़की पढ़ने आती थी। वो पढ़ाई में बेहद होशियार होने के कारण क्लास में हमेशा टॉप आती थी, पर वो हमेशा दुखी और अकेले रहती थी, और इसकी वजह थी उसका काला रंग। उसे अपने काले रंग से बहुत शर्म आती थी। क्लास में उसके साथ पढ़ने वाली बाकी लड़कियां भी उसके काले रंग से चिढ़ती थी। एक दिन कॉलेज छूटने के बाद जब दिव्या अपने घर जा रही थी, तब अचानक उसकी दो सहेलियां अंजू और नीता उसके सामने आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। क्या बात है दिव्या रानी, आज बड़ी भागी भागी घर जा रही हो? कुछ नहीं, मुझे परेशान मत करो, जाने दो। अरे चली जाना, पर कुछ देर हमारे साथ थोड़ी बात तो कर लो। क्या पता बात करते करते हमारा गोरा रंग थोड़ा सा तुम पर भी आ जाए और तुम भी इतनी बदसूरत ना लगो। अंजू और नीता हंसने लगी। दिव्या को नीता की बात का बुरा लगा। अरे नहीं नीता, ऐसा भी तो हो सकता है कि बात करते करते इस काली का रंग हम पर आ जाए और हमारी खूबसूरती बिगड़ जाए। नहीं अंजू, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका काला रंग तो एकदम पक्का है। मरते दम तक ये काला रंग इसके चेहरे से थोड़ा भी कम नहीं होगा। दोनों फिर से हंसने लगे। दिव्या को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम सब कितने बुरे हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा है तुम्हें? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। निकल अब, आई बड़ी तकलीफ बताने वाली। हाँ तो, और कल जरा अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहाना, क्या पता शायद थोड़ा काला रंग निकल जाए। दोनों फिर से हंसने लगे। दिव्या रोती हुई वहां से चली गई। दिव्या रोती हुई अपने घर आई। घर में उसकी माँ भी थी। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? टीचर ने कोई सजा दी? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्लास की सभी लड़कियां मुझे मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती हैं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। दिव्या बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये सब तो होता रहता है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कहकर माँ अपना काम करने के लिए अंदर चली गई। कोई मुझे नहीं समझता। मुझे इस बात की कितनी तकलीफ होती है, ये मैं किसको बताऊं? दिव्या वहीं रोती रही। कुछ दिन बाद दिव्या मुस्कुराती हुई कॉलेज आई। सब लड़कियां उसे फिर से चिढ़ाने लगी। दिव्या चुपचाप जाकर अपने बेंच पर बैठ गई। अंजू उसके बगल में आकर बैठी और उससे बात करने लगी। क्या हुआ, आज बड़ी खुश लग रही हो? कुछ नहीं हुआ, बस आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, तुम गोरी होने वाली हो क्या? नहीं, उससे भी अच्छी बात होने वाली है। शायद सब कुछ ठीक होने वाला है। क्या ठीक होने वाला है और कैसे? वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोल रही हो। नहीं, पर वो सब छोड़, ये ले चॉकलेट खा, मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या बात है, चल, तेरा इस क्लास में आने का और मुझसे मिलने का कुछ तो फायदा हुआ। अंजू ने वो चॉकलेट ली और खा ली। वाह, बहुत अच्छी बनी है। और है? नहीं, अब मेरे पास नहीं है, लेकिन घर पर बहुत सारे हैं। ये सिर्फ टेस्ट के लिए लेकर आई थी। ठीक है, कल ज्यादा लेकर आना। अगले दिन जब दिव्या कॉलेज आई तो क्लास में सारी लड़कियां एक जगह जमा थी। दिव्या नीता के पास गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आ गई तू कल मुही, तेरी ही
कमी थी। लेकिन हुआ क्या? अंजू कल रात से बहुत बीमार है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। दिव्या अंजू की बात सुनकर बहुत खुश हुई। वो अपने बेंच पर आई। मतलब ये चॉकलेट सही में काम करता है। मतलब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजू का काम तो हो गया, अब इन सबकी बारी है। दिव्या ने अपने बैग में से बहुत सारी चॉकलेट निकाली और वापस उन लड़कियों के पास चली गई। सुनो, मुझे पता है कि तुम सब बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। इन्हें मेरी माँ ने घर पर बनाए हैं। तुम सब खाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अब मुंह लटकाकर बैठे रहने से भी क्या होगा? और इस काली ने पहली बार कुछ लाया है, तो खाकर देखते हैं। सब लड़कियों ने चॉकलेट्स खाई और अपनी जगहों पर बैठ गईं। अगले दिन अंजू कॉलेज आई। दिव्या ने जब अंजू के चेहरे को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अंजू का चेहरा दिव्या की तरह काला पड़ गया था। अब कैसा लग रहा है काला रंग? अब चिढ़ाओ मुझे, चिढ़ाओ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब तुमने किया है। उस चॉकलेट में जरूर तुमने कुछ मिलाया था और इसलिए मेरी ये हालत हो गई है। अंजू ने दिव्या की कंप्लेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को की। प्रिंसिपल ने दिव्या और उसकी माँ को कॉलेज बुलाया। तब तक सारी लड़कियों का रंग काला पड़ चुका था और उसे देखकर दिव्या बहुत खुश थी। ये सब क्या हो रहा है? आपने दिव्या को ऐसी कौन सी चॉकलेट्स बना कर दी है जिससे ये सब हो रहा है? मैंने तो इसे कोई भी चॉकलेट नहीं दी। दिव्या, सर क्या बोल रहे हैं? जवाब दो। सर, ये चॉकलेट मुझे माँ ने नहीं दी थी। फिर किसने दी और क्यों? सर, एक दिन मैं कॉलेज के पीछे रो रही थी क्योंकि ये सब मुझे मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आया। क्या बात है बेटी? ऐसी सुंदर सुबह के वक्त तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हैं? मैं वही हूँ, तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाला। मुझे अपनी समस्या बताओ। मुझे मेरे क्लास की सभी लड़कियां मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती हैं और इस बात की मुझे बहुत तकलीफ होती है। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, इस बात का समाधान है मेरे पास। मांत्रिक ने काले जादू से बहुत सारी मायावी चॉकलेट्स बनाई और दिव्या को दे दी। ये तुम उन लड़कियों को खिला दो जो तुम्हें चिढ़ाती हैं। बाकी सब काम ये चॉकलेट्स करेंगी। अब तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं के कहने पर मैंने ये सब किया और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब अब मेरी तरह ही दिखने लगी है। अब कोई मुझे काली कहकर नहीं चिढ़ाएगा। प्रिंसिपल को सारी बात समझ में आ गई। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। तुम दिव्या को उसके रंग की वजह से चिढ़ाती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सही किया, पर तुम लोगों की गलती इसमें ज्यादा है। इस हादसे के बाद प्रिंसिपल ने उस मांत्रिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अब वो लड़कियां वैसी की वैसी ही रही, काली। आकाश अपने कंपनी का सबसे तेज और एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर रोज की तरह अपने काम में लगा है। लेकिन आज का दिन जरा खास है। आज उसके फोन की घंटी बस बार बार बज ही रही है। क्यों दोस्त आकाश, आज का क्या प्रोग्राम है? कैसा प्रोग्राम दोस्त? सामने काम है इतना, घर भी जा पाऊंगा या नहीं पता नहीं। बोल अभिनव। हैप्पी बर्थडे मेरे शेर, कैसा है यार? ओहो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। याद से कॉल कर लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? बस कट रही है यार। अच्छा सुन, बस फिर दिन भर आकाश को बर्थडे विश करने के लिए कॉल आते रहे। एक तरफ काम शुरू था और दूसरी तरफ फोन पर औरों से बात करना।
थका हारा आकाश अब काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल रहा है। करीबन 11 बज रहे थे और रास्ते पर काफी सन्नाटा था। कार पार्किंग में लगाकर आकाश अपने लैच से दरवाजा खोलता है। उसके कदम वहीं थम जाते हैं। अंदर इजी चेयर पर कोई बैठा होता है। आकाश लाइट्स जलाता है। हैप्पी बर्थडे आकाश। अंदर कैसे आया? वास के नीचे चाबी है, ये कैसे पता चला तुझे? रॉकी, विनीत, सोहन, अभिनव और आकाश स्कूल के जमाने से ही जिगरी दोस्त हैं। आज तक इनकी दोस्ती टिकी हुई है और मजबूत है। इसीलिए तो रॉकी को अंदर देखकर आकाश को हैरानी नहीं हुई। बस आज यहाँ मिलना था तो अंदर आने का रास्ता भी निकल आया। तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। रॉकी। जैसे ही आकाश रॉकी के पीछे पीछे किचन में जाने की कोशिश करता है, दूसरा एक दोस्त किचन से बाहर आता है। विनीत, तू भी? ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे आकाश। तुम्हें विश करना था तो आ गए। लेकिन ये सब खून वून कैसा? अरे छोड़ो, अभी वक्त है तो मिल लो, क्या पता कल क्या हो जाए। विनीत की ऐसी बातें सुनकर आकाश जरा सा चिढ़ जाता है। वो अंदर किचन में जाता है तो उसे रॉकी कहीं दिखाई नहीं देता। वो यहाँ वहां देखता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आकाश दरवाजा खोलता है। सोहन, तुम बाहर कैसे? इनके साथ अंदर नहीं आए? ये तुम्हारा गिफ्ट कार में रह गया था, वही लाने गया था। हैप्पी बर्थडे आकाश। अरे थैंक्स। आजा अंदर आजा। ये लाल कलर कहां से ले आए इतनी रात को? देखो, अब मजाक बहुत हो गया। आए हो तो पार्टी वार्टी करते हैं, हंसते हैं। बस करो अब ये सब नाटक। नाटक कैसा दोस्त? हम नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। तुमसे मिले, विश किया, अब चलने का समय आ गया है। अरे ये रॉकी कहां गया? केक काट लो आकाश, ताकि हम लौट सकें। हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते। मतलब? हमें ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं है। रॉकी, विनीत और सोहन की इन बातों से पहले तो आकाश की हंसी निकलती है, लेकिन जैसे जैसे उन चारों की बातें आगे बढ़ती हैं तो आकाश के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगता है। इतने में कैंडल्स लाने विनीत किचन में जाता है। तब आकाश को फर्श पर उसके पैरों के ऐसे निशान दिखते हैं मानो वो किसी के बहते हुए खून के ऊपर चलकर आया हो। ये देखकर आकाश का गुस्सा बढ़ जाता है। देखो, अब बहुत हो गया, जल्दी से अपना ये नाटक बंद करो और हमेशा की तरह बात करो। अब हमेशा की तरह बातें कभी हो नहीं पाएंगी आकाश। आओ, केक काट लो, हमें निकलना है। बस हुआ। अभिनव का फोन आया था मुझे सुबह। उसने बताया कि तुम लोगों ने आज ये घोस्ट प्रैंक करने का प्लान किया है, तो अब ये सब करके कोई फायदा नहीं है। चलो, पहले तो अपना मुंह और ये शर्ट्स वगैरह धोकर आओ, केक काटेंगे। ये कहकर आकाश हंसने लगता है, लेकिन बाकी तीनों के चेहरे से मानो हंसी गायब ही है। सोहन कहकर कि पहले केक काट लो, फिर बात करेंगे। आकाश अंधेरे में ही कैंडल्स बुझाकर केक काटता है। हैप्पी बर्थडे टू यू का तीनों का गाया हुआ सॉन्ग उसे सुनाई देने लगता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने में उसके फोन की घंटी बजती है और फोन उठाता है। बोल अभिनव। हाँ, तू कहाँ है? नहीं आया मतलब? क्या हुआ? अरे ये तीनों तो मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि वो तीनों अब कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे घर से थोड़ी दूर ही उनका
कार में एक्सीडेंट हो गया। कोई नहीं बचा तीनों में से आकाश, कोई नहीं बचा। व्हाट? जैसे ही आकाश पीछे मुड़ता है तो उसके सारे दोस्त वहां से गायब हो जाते हैं। वहां उसे कोई नहीं दिखता और जो फर्श पर खून के पैरों के निशान थे वो भी गायब हो जाते हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके बर्थडे का वो केक रह जाता है और इसे देखकर आकाश बहुत भावुक हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये है कि अपने दोस्तों की कदर करो, क्योंकि कब आपको जिंदगी में कौन कहां छोड़ के चला जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।